जिन सेशन के अंदर हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ लिया था और ये जो पहली डेफिनेशन है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, ये भी हमने पढ़ ली थी कि एक लैंग्वेज को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर सीखी थी कि किसी भी लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन करने के लिए जो सबसे पहला तरीका हमने देखा था वो था डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। और इसके अंदर हमने ये कहा था कि हम एक कंडीशन इम्पोज कर देते हैं वर्ड्स के ऊपर और वो कंडीशन के ज़रिए जो है वो अल्फ़ाबेट में वर्ड बनाए जाते हैं। मसलन द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ, ये कंडीशन लगा दी कि ए में से वो वर्ड्स की लैंग्वेज जो ऑड लेंथ पर मुश्तमिल है। तो आप देखें 1, 3, 5 और ये इन्फिनिट लैंग्वेज है। यहाँ हमने ये कहा लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, ये कंडीशन लग गई कि जो ए से स्टार्ट ना हो। और अल्फ़ाबेट क्या है आपके पास ए बी सी, तो अब आप इससे कोई भी ऐसे वर्ड बना दें। सबसे पहले तो इसमें लैम्डा एम्प्टी एक वर्ड बनेगा एम्प्टी स्ट्रिंग का, उसके बाद बी बनेगा, सी बनेगा, फिर बी ए बी 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 सी, इस तरह बन गए। फिर ये चलते जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर लेंथ की कोई भी कैद नहीं है। फिर ये एग्जाम्पल आपको याद होगी जिसके अंदर हमने देखा था जी। फिर ये वाली एग्जाम्पल आप देखें जी, ये वाली आपके सामने एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 मेंबर्स हैं। उसने कहा स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, 2 की लेंथ वाली जो है ना वो स्ट्रिंग बना दें। तो इसमें 2 2 की लेंथ के साथ आप देखें जी 0 0 0 1 0 2 बन गई, फिर 1 1 1 0 1 2, फिर 2 0 2 1 और 2 2, इस तरह ये हमारे पास बन गई हैं। तो इसका ये मतलब कतई तौर पे नहीं है कि जब आप एक लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं तो वो लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल होगी या इनफाइनाइट के ऊपर होगी। तो ये उसकी कंडीशन से ही हमें पता चलेगा कि ये फाइनाइट है या इनफिनिट है। ठीक है। उसके बाद चंद कॉमन जो लैंग्वेजेस थी जैसे इक्वल लैंग्वेज क्या होती है, इवन इवन क्या होती है, इंटीजर क्या होती है, फिर अकेली इवन क्या होती है, ये कुछ थे। ए की पावर एन, बी की पावर एन, ये वाली लैंग्वेज क्या है जिसमें एन की 1 2 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये हमने उसमें देखी थी। ठीक है। फैक्टोरियल की लैंग्वेज, ये सारी आपको आपने इनको याद करना है जी, क्योंकि पेपर में एग्जाम में इस तरह आपको डिफाइन किया हुआ आएगा और आपने फिर उसको डिफाइन करना है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो तरीका है जो आज हम सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसे कहते हैं जी पैलिंड्रोम। द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ लैम्डा एंड स्ट्रिंग्स डिफाइंड एस ओवर सिग्मा सच दैट रिवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस। अगर आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज है कि जिसकी हर स्ट्रिंग को जब आप रिवर्स करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी लैंग्वेज को हम पैलिंड्रोम लैंग्वेज कहते हैं। ये आपके सामने एक लैंग्वेज है और ये उसके वर्ड्स लिखे हुए हैं लैम्डा ए बी डबल बी ट्रिपल बी ए बी और ट्रिपल बी। अगर इन वर्ड्स को आप रिवर्स करें, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था कि किसी भी स्ट्रिंग को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, तो ये वर्ड्स रिवर्स करने के बाद भी यही रहेंगे। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके तमाम वर्ड्स को जब हम रिवर्स करते हैं और वो चेंज नहीं होते और वो इक्वल रहते हैं अपने पहले वाले वर्ड्स के, यानी रिवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस, ऐसी लैंग्वेज को हम पैलिंड्रोम लैंग्वेज कहते हैं। पेपर में डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन पैलिंड्रोम, तो आप इस तरह से उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये एक थ्योरम है, इसके बारे में आपने एज इट इज याद करना है जी। देयर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n नहीं है, ये 2 रेज टू द पावर n पढ़ना है इसको, ये गलत लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर n। देयर आर ऑफ लेंथ 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, यानी ये 2n माइनस 1 नहीं लिखा हुआ बल्कि 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 करके इस तरह लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो है ना वो एक थ्योरम है जो इसमें याद करना है जी। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ m डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ऑफ n, ये भी एक छोटा सा रूल है। जिस तरह आपको याद होगा मैथ के अंदर जब आप सेट्स वगैरह
या कोई फंक्शंस पढ़ते थे ना, तो उस तरह के इस तरह के कुछ, उसे पता नहीं थ्योरम्स कहा जाता था या कोरैलीज, इस तरह का लफ्ज को यूज किया जाता होता था जो मेन रूल से हटकर होता था। तो वो छोटे छोटे पॉइंट भी आपके जहन में होने चाहिए कि एमसीक्यूज टाइप पॉइंट्स होते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ m, अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ m है और वो n अल्फाबेट के ऊपर डिफाइंड है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो लेटर्स होंगे उनकी तादाद n रेज टू द पावर m हो सकती है। सेट वाला जैसे कानून नहीं होता, एक सेट के अंदर अगर 4 एलिमेंट हो तो उसके जब हम सबसेट बनाएंगे तो वो 2 रेज टू द पावर 4 सबसेट बनेंगे। इस तरह का जो रूल है ये, ठीक है जी। अब आप देखें लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, ये भी देखें द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, जिसकी लेंथ 2 हो और वो डिफाइंड की जाए ए और बी के ऊपर। अब आप देखें कि इसके अल्फाबेट्स की तादाद भी 2 है और जो हमने स्ट्रिंग बनानी है उनकी लेंथ भी हमने 2 रखी है। तो इसके जब जो मैक्सिमम वर्ड्स बनेंगे 2 रेज टू द पावर 2 n की पावर m लेंगे ना, तो जब ये हमारे पास 4 ही वर्ड बनेंगे, 4 से ज्यादा इसके वर्ड्स जो हैं वो नहीं बन सकते। नीचे वाली मिसाल में देखें जी, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, लेंथ उसकी 3 हो यानी m हो और उसके अल्फाबेट्स जो हैं वो सिग्मा ए बी हैं, यानी इनकी तादाद 2 है, ये n है तो n की पावर m ले लें, 2 की ताकत 3 लेंगे तो ये 8 बनेंगे और ये उसने बना के दिखाए हुए हैं। 8 से ज्यादा इस स्ट्रिंग से जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं बनेगी। ये जेनेरिक सा रूल है जो आपने इसके लिए याद करना है। उसके बाद देखें जी, ये एक थ्योरम है, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। ये मैं जी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो है ना ये मैं नहीं फिलहाल आपको करवाऊंगा, इससे नेक्स्ट हम जाते हैं क्योंकि इसकी समझ नहीं आनी अभी, थोड़ा सा लेंथी है। हम जाते हैं जी क्लैन स्टार क्लोजर के ऊपर। ये क्लैन स्टार क्लोजर, क्लीन स्टार क्लोजर हमारे पास क्या है? क्लीन स्टार क्लोजर हम पढ़ रहे हैं इस वजह से कि हमने जो लैंग्वेज है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे किस तरह से डिफाइन करना है। हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि 3 तरीकों से जो है ना वो आप लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। एक आपके पास था डिस्क्रिप्टिव, दूसरा था आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम क्लीन स्टार क्लोजर को समझते हैं जी कि ये हमारे पास क्या है। सिंपल है जी, देखें गिवन आपके पास एक अल्फाबेट है और अल्फाबेट के क्लोजर को हम डिफाइन करते हैं सिग्मा स्टार के साथ। तो ये क्या बराबर है? कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग लैम्डा, यानी लैम्डा को शामिल करके उसके ऊपर आप जितनी भी स्ट्रिंग्स उसकी बन जाएंगी वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपके पास क्लीन स्टार क्लोजर कहलाएंगी। मसलन ये एक्स है, सिग्मा स्टार लेंगे तो पहली स्ट्रिंग बनेगी आपके पास, जितनी स्ट्रिंग इससे बन सकती है ना एक्स से, वो तमाम स्ट्रिंग्स की कलेक्शन को हम कहेंगे कि ये क्लीन स्टार क्लोजर है। तो आप देखें हमने लिखा सिग्मा स्टैरिक और आगे कौन सी स्ट्रिंग बनी? लैम्डा, इसमें आना है, ये याद रखिएगा। क्लोजर में और प्लस ऑपरेशन में यही एक मेन फर्क है। प्लस ऑपरेशन में और क्लोजर में और कोई फर्क नहीं है, इसकी भी वही तारीफ है जी। ये देखें जी, प्लस ऑपरेशन इज द सेम एज क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट जनरेट नल स्ट्रिंग, इसके अंदर नल नहीं आएगी। अगर ये एक्स की हम जो है वो प्लस ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ इसके बगैर सारे जो हैं ये इसके प्लस के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर स्टैरिक, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर वो लगाएंगे तो उसका मतलब है कि लैम्डा और उसके बाद एक्स की एक वर्ड एक्स बन सकता है, दूसरा 2 दफा एक्स, तीसरा 3 दफा एक्स, और इस तरह ये वर्ड्स जो हैं वो आगे से आगे बन सकते हैं। 0 और 1 पे बनाएंगे तो लैम्डा और उसके बाद अकेला 0 फिर 1, फिर आगे मुख्तलिफ लेंथ के वर्ड्स जो हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आप देखें क्लीन स्टार क्लोजर, अब ये नोट आ रहे हैं इसके बारे में। नंबर 1, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो बनती हैं ये इनफिनिट लैंग्वेजेस बनती हैं। जिस अल्फाबेट पे आप क्लीन स्टार क्लोजर की प्रॉपर्टी लगाएंगे उससे जो लैंग्वेज बनेगी वो इनफिनिट होगी। इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे,
लेकिन उनकी लेंथ जो है वो इन्फिनिट नहीं होगी। ये देखिए ना, इसकी लेंथ तो इन्फिनिट नहीं है, इस पे 2 हैं, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 हैं, तो लेंथ उनकी फिनिट होगी, लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं वो उसके अंदर इन्फिनिट होंगी। प्लस ऑपरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, और प्लस के अंदर भी यही खूबी है कि प्लस के अंदर भी आएगा। फिर वो कह रहा है इट इज टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार कैन बी operated on any string. A star can be considered to all possible string which allows A star generates this one. It may also be noted that A plus can be considered to all possible non-empty string. इसके अंदर सिर्फ जो है वो empty string मौजूद नहीं होगी, बाकी सारा इसका वही होगा। ये देखें, A के ऊपर स्टार लगाएं तो लैम्डा के साथ सारी स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, और अगर हम A के ऊपर प्लस लगाते हैं तो विदाउट लैम्डा जो है ये सारी स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं। ये हमारे पास आ गई प्लस ऑपरेशन। उसके बाद आ गया जी दूसरा मेथड कि आप लैंग्वेज को दूसरे मेथड में किस तरह से डिफाइन करते हैं। पहला मेथड था डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, दूसरा मेथड है इसका रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस। तो रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस जो है ये 3 लाइनों में आप लिखेंगे जी। हर लैंग्वेज की तारीफ 3 स्टेप में करेंगे। इसी तरह पेपर में सवाल आएगा, साथ में लैंग्वेज का नाम दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको रिकर्सिवली डिफाइन करें, तो आपने फिर ये स्टेप लिखने हैं उसके। इसमें मशहूर लैंग्वेजेस जैसे इंटीजर के बारे में आ सकता है, इवन के बारे में आ सकता है, या कोई कंडीशन फैक्टोरियल। ये तो मशहूर लैंग्वेजेस है ना, जो मतलब ये वाली ए की एन, बी की एन, एन इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे बस थोड़ी बहुत चेंज जो है वो एग्जामिनर कर सकता है, और मसलन ये जैसे एन 1 से शुरू कर रहा है तो 0 से शुरू कर ले, या कोई भी ऐसी जो है ना वो चेंज लाई जा सकती है। उस चेंज को जहन में रखते हुए आपने नीचे वाले स्टेप में भी चेंज करनी है। और ये डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं ये आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, और इस हवाले से ये पेपर का हिस्सा होती हैं। अब देखें ये 3 स्टेप क्या है। नंबर 1, सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। आप स्टेप 1 के अंदर कोई वर्ड लिखेंगे जो उस लैंग्वेज का होगा। दूसरा, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स एज डिफाइंड इन द लैंग्वेज। दूसरे में आप लिखेंगे कि ये रूल है और इस रूल के तहत इसमें नए वर्ड भी बनाए जा सकते हैं। तीसरा आप लिखेंगे नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट एज इट इज जो है वो लिख दी जाएगी। तो आप देखें इंटीजर की डेफिनेशन क्या है। इंटीजर शुरू होता है 1 से, 1 इज एन इंटीजर। ओके, इफ x इज एन इंटीजर तो आप x प्लस 1 करें तब भी इंटीजर बनेगा, और x माइनस 1 करेंगे तो इज आल्सो एन इंटीजर। ये बन गया आपके पास वो रूल जिसके जरिए नए वर्ड कंस्ट्रक्ट होंगे। ये वो पहला वर्ड आ गया इस लैंग्वेज का, और नीचे वही स्टेटमेंट लिखी गई है, नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन द इंटीजर। इस फॉर्मेट में जब आप किसी लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे तो इसे हम कहते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। ये दूसरा तरीका है, और ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपने कर लेनी है। इसमें कोई नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं। कोई भी अगर आप देखेंगे तो इसका इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ये है ए की पावर एन, एन इज इक्वल टू 1, तो ए एन बी एन, इसमें पहले 1 लिखो तो क्या वैल्यू बन जाएगी, ए बी, तो ये पहला वर्ड लिख दिया। ए बी इज इन ए पावर एन बी पावर एन। इफ एक्स इज this one, then a cross b is will also be in a n b n। अगर वो कहता है कि x जो है, यानी x से मुराद ये है कि अगर ये ऊपर वाली जो है इसको x वो कह रहा है, अगर x जो है वो a और b में है तो इसका मतलब है a और b को आप जब भी मिलाएंगे तो उससे जो लैंग्वेज बनेगी, जो वर्ड बनेगा, ये जो रूल है ना, ये रूल आप खुद भी लिख सकते हैं। मसलन आपने लिखा कि ए बी दिस वन वर्ड हो गया, ठीक हो गया, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं इफ ए बी इज इन ए पावर एन बी पावर एन, देन ए पावर एन प्लस बी पावर एन जो है ये भी इसकी हो सकती है। यानी मैं अगर इसको डिफाइन करूं अपने वर्ड्स में तो मैं इसे भी ऐसे भी कर सकता हूँ कि ए, पहला स्टेप में मैं लिखूंगा ए बी इज इन ए, मतलब ए की पावर एन और कॉमा सॉरी बी की पावर एन, क्योंकि मैं इसके अंदर लिख रहा हूं तो जाहिर है नोटपैड में तो ये नहीं लिखा जा सकता। सेकंड स्टेप में मैं ये भी लिख सकता हूं इफ
ए बी इज, यानी जो ऊपर वाला वर्ड है जो ये मैं लिख रहा हूं, इफ ए बी इज इन, और आगे मैं यही लिखूंगा, ठीक है, ये मैं लिखूंगा इस तरह। तो उसके बाद मैं रूल आगे बना दूंगा, देन ए की पावर एन और बी की पावर एन विल बी आल्सो इन दिस लैंग्वेज, in this language for n is equal to n greater than 1, n greater than 1, यानी मैं इसको अपनी सेंस के मुताबिक ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, ये देखिए जी, अभी आपको नजर आ जाता है जी, मुझे पता है आप कह रहे होंगे कि हमें नजर नहीं आ रहा, तो ये देखें जी, ये देखें जी अब जरा चैट विंडो में कि मैंने जो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है उस एग्जाम्पल को मैंने अपने अल्फाज में कैसे लिखा है। थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर आप यूज करेंगे तो रिकर्सिवली डेफिनेशन करना बहुत आसान है, यानी इफ एक्स, इसको रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप अपने हिसाब से जो है वो इसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक हो गया जी, ये रिकर्सिवली डेफिनेशन आपको होगी जी। ये सारी लैंग्वेजेस की जी आपने प्रैक्टिस करनी है, लिख के देख लेना है इनको, क्योंकि इनमें से कोई एज इट इज भी पेपर में आ सकती है और कोई थोड़ी बहुत चेंज करके भी पेपर में दी जा सकती है। ठीक है, जब हम एंड पे पेपर मिड टर्म को डिस्कस करेंगे तो इस चीज को हम इंशाल्लाह देख लेंगे जी। ये दो तरीके हमारे पास हो गए जी, और ये तीसरा तरीका हमारे पास है रेगुलर एक्सप्रेशन का। इसके अंदर जो है वो हम लैंग्वेज को, वही जो क्लीन स्टार क्लोजर और प्लस वाली जो अलामत ऑपरेशन हम पढ़ के आए हैं उनकी मदद से हम लैंग्वेज को डिफाइन करना सीखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर मसलन रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, स्टेप 1 स्टेप 2, और उसके बाद आप ये लिखेंगे जी रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मसलन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आपने जरा समझना है। कंसीडर द लैंग्वेज, ये एल हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक्स के ऊपर हमने डिफाइन की हुई है। अब इस लैंग्वेज को ये देखें, जब हम इसको गौर से देखते हैं कि लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स क्या हैं, इसके अंदर तो लैम्डा भी है और उसके बाद एक्स, एक्स डबल एक्स, और ये तो बनता है सिंपल, यानी ये वाली लैंग्वेज तो सिंपल, अगर हम इसका स्टेरिक ले लें तो बन जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्लीन स्टार क्लोजर ले लें तो आ सकता है, तो हम लिखेंगे लैंग्वेज एल इज इक्वल टू सिग्मा स्टार, या इसकी जगह लिख देंगे एक्स का स्टार। तो आप देखें इस तरह करके डिफाइन करना या इस तरह छोटी सी एक एक्सप्रेशन के अंदर डिफाइन करना, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये इस तरह डिफाइन करना जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखें जी, ये लैंग्वेज है एल एक्स कॉमा डबल एक्स, और इसी तरह ये आगे आपके पास आ गया। अगर इसको हम गौर से देखें तो ये बनता है एक्स प्लस, एक्स के ऊपर प्लस का ऑपरेशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लैंग्वेज को, यानी इस लैंग्वेज को लिखने का तरीका हमारे पास ये है कि हम सिंपल इसके ऊपर जो है वो एक्स लिख देंगे, एक्स प्लस लिख देंगे। इसी तरह आगे देखें, नाउ कंसीडर ए लैंग्वेज ए एल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए बी। गौर से देखें क्या लिखा हुआ है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें ए और बी के तमाम, यानी ये अल्फाबेट है ए बी, और वो कहता है इसकी तमाम स्ट्रिंग्स जिसके अंदर मौजूद। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगी, उसने कहा है तमाम स्ट्रिंग्स, तो आपके जितने भी अल्फाबेट हैं ए उस प्लस बी, इस तरह करके आप उसको लिख देंगे। यहाँ पर आपने इस प्लस को ना समझना है, ये और ऑपरेटर है, यानी इसके अगर हम वर्ड बनाएं तो इसका बनेगा जी ए डबल ए ट्रिपल ए, ठीक है, और इसी तरह ये टेट्रा ए ये भी बनेगा, और बी को बनाएंगे तो इसका मतलब है बी डबल बी, ये भी, यानी ए के भी सारे बनेंगे, बी के भी सारे बनेंगे, और ए और बी को मिलाएंगे तो तब भी सारे बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, और सारे का हम क्लोजर ले लेंगे, तो उससे हमारे पास जो है ना, यानी इस लैंग्वेज को जिसकी डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है जिसकी लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर दिस वन, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल ए प्लस बी स्टेरिक के साथ आप शो कर सकते हैं।
समझ आई बात की जी। अब देखें आखिरी हमारे पास एक एग्जांपल जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जी, वो एग्जांपल देखें जी कौन सी है जी। उस एग्जांपल में देखें जी, कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली वन ए, एक ए हो, देन इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन वुड बी दिस वन। ए बी के ऊपर वो कहता है कि ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर कम से कम एक दफा जो है ना वो ए जरूर आए। ठीक है, तो आप देखें इसका मतलब ये है कि, और उसने कहा है कि हैविंग एग्जैक्टली वन, उसमें एक ए जो है वो होना चाहिए। तो इसकी एक्सप्रेशन बनाने के लिए आप देखें हमने बी स्टैरिक लिख दिया, ए लिख दिया और बी स्टैरिक लिख दिया। इसका मतलब अब क्या है कि इसमें ये वाला जो ए है ये लाजमी आएगा, और बी स्टैरिक का मतलब है लैम्डा होगा तब भी ए आ जाएगा, बी एक दफ़ा आएगा तब भी ए दरमियान में होगा, और बाद में अगर एक दफ़ा बी आए ना आए तो लेकिन ए जो है वो इस एक्सप्रेशन के अंदर एक दफ़ा ज़रूर आएगा। कोई भी इसका आप कॉम्बिनेशन बना के देख लें। इसी तरह देखें जी, नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ इवन लेंथ डिफाइंड ओवर दिस वन, देन इट्स इवन लेंथ, जिसकी लेंथ जो है वो इवन हो, ये एक शर्त है इसकी। इवन लेंथ से क्या मुराद है कि दो करेक्टर उसके अंदर होने चाहिए, चार होने चाहिए। तो ये आप देखें वही ए प्लस बी जो था उसको दो दफा लिख दिया, ए और बी, फिर ए और बी, यानी एक एक ए आएगा या बी आएगा, एक लाजमी इसमें से आएगा या दोनों आएंगे। यानी आर का ऑपरेशन का मतलब तो ये होता है ना कि एक या दोनों। अगर दोनों आएंगे तो इधर से भी आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद आप इसका क्लोजर ले लेंगे तो ये आपके पास डबल इवन लेंथ वाली लैंग्वेज जो है ना वो डिफाइन हो जाएगी। इन तमाम डेफिनेशंस को आपने याद रखना है। जो रेगुलर एक्सप्रेशंस आपके हैंडआउट्स में दिए हुए हैं इनको भी जहन में बिठाना है। जो पहली असाइनमेंट आम तौर पे इसकी आती है उसके अंदर लैंग्वेजेस को की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी होती है और आपसे कहा जाता है कि इसकी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें। ठीक है जी, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो बनानी होती हैं आपने, डेफिनेशन उसकी बनी होती है। लेकिन जैसे ये कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट ए, अब ए इसके अंदर कहते हैं होना चाहिए, तो इसको हमने पहले तो डिफाइन किया बी स्टैरिक ए और दिस वन, लेकिन ऐसे भी इसे किया जा सकता है ए प्लस बी का स्टार, दरमियान में ए लाजमी और उसके बाद फिर ए प्लस बी का स्टार। क्योंकि स्टैरिक का मतलब है एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसके अंदर हो सकती है जब स्टैरिक लिखा हुआ होगा। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई जी आपको? ये जितने भी आपके हैंडआउट्स के अंदर इसकी एग्जांपल्स हैं जी, ये सारी एग्जांपल्स आपने करनी है जी। और ये आगे फिर इवन इवन का की एक्सप्रेशन ये बनी हुई है, ठीक है, ये भी आपने याद करनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद आप देखें इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होती हैं। अगर R1 से भी वही लैंग्वेज जनरेट हो रही है जो R2 से हो रही है तो फिर ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं ये आपस में इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है ना ये कहलाएंगी। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? बस यहाँ तक आप उसको देख लीजिएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हमने किस तरह से लिखनी है जी। थैंक यू वेरी मच।